जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपना एक बहुत पसंदीदा टॉपिक है जिस पे आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिंक हमारे शरीर का तीसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। विटामिन डी3 और मैग्नीशियम पहले दो हैं। विटामिन डी3 सबसे महत्वपूर्ण है और वो करीब 2500 एंजाइम्स को बनने में मदद करता है। मैग्नीशियम दूसरे नंबर पर आता है, करीब करीब 300 एंजाइम्स को बनने में मदद करता है। और तीसरा जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो जिंक है, जो करीब 250 एंजाइम्स के बनने में मदद करता है। जिंक जो है हमारे शरीर में सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसको हम ग्लूटाथायोन कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे शरीर में कहीं भी सूजन आता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे हमारा बचाव करता है। तो ग्लूटाथायोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। दूसरी जो चीज़ है, ये हमारे स्किन यानी त्वचा, बालों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बालों का जो जड़ होता है उसकी मोटाई, उसकी इलास्टिसिटी और उसका जो कलर है, कितना गहरा कलर आएगा, उसमें भी जिंक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद आते हैं कोलेजन। कोलेजन क्या चीज़ होती है? जो हमारे हड्डियों के बीच में होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोलेजन में डैमेज होगा तो हमें जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे जितने शरीर के जोड़े हैं उसमें दिक्कत हो सकती है। चौथा आता है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग का मतलब होगा कि कहीं पे भी आपको चोट लगती है, उस घाव को भरना की जो तेजी है वो जिंक पे बहुत निर्भर करती है। अब मैं जो इसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं शरीर के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर जाऊंगा। तो सबसे ऊपर आता है हमारा दिमाग। दिमाग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो एक हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, वहां पे ये रिले स्विच का काम करता है। अगर जिंक की कमी होगी तो हमें डिमेंशिया होने की संभावना बढ़ जाती है। दो हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, सेरोटोनिन और डोपामिन, जो हमें नींद में काफी हद तक मदद करते हैं। उसमें भी जिंक बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब आते हैं उसके नीचे आंखें, जो हमारा मेन टॉपिक है। हमें जितनी भी रंगीन चित्र दिखाई देते हैं उसको सफाई से देखने में जिंक इम्पॉर्टेंट है। फिर विटामिन ए, जैसा कि मैंने अपने एक पहले वीडियो में बताया था, हमारे आंखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। उसको ये एक्टिवेट करता है, मतलब उसको फंक्शन में ये बहुत आवश्यक है। तीसरा आ गया टेस्ट और स्मेल, मतलब नाक से जो हम लोग सुगंध लेते हैं और जो हमारा टेस्ट होता है, जो हमें खाने में जो भी खाते हैं उसका टेस्ट कैसा है, उसमें भी जिंक बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये हमारे गला जो है, उसके नीचे जो हड्डी होती है उसके अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं थाइमस। जो ये थाइमस का जो टी है उससे जो सेल्स बनते हैं उसको हम कहते हैं टी सेल्स। अब ये टी सेल्स क्या करते हैं? हमारे शरीर की जो लड़ने की क्षमता है उसमें ये बहुत ही कारगर है। अगर टी सेल्स की कमी हो जाएगी तो हमें दिक्कत आएगी। एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि अगर हम किसी को, चूहों को जिंक देते हैं तो हमारे नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं? जो भी हमारे शरीर में कैंसर वाले सेल्स बनते भी हैं तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। उसमें भी जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा आता है पेट में जो सूजन आ जाती है, इसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। जिंक की कमी होगी तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। पैनक्रियाज, छोटी जो आंतें होती है उसके बीच में एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं पैनक्रियाज, और उसमें बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन छोड़ते हैं। बीटा सेल्स की रक्षा करने के साथ साथ इंसुलिन के बनने में, उसके सेक्रीशन में और उसके स्टोरेज में भी जिंक कारगर साबित होता है। उसके बाद आ गया शुक्राणु या स्पर्म्स, और एक हार्मोन्स होता है मेल्स में स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, उसके बनने में भी ये बहुत मदद करता है। अब आते हैं हम लोग कि इसकी कमी से होता क्या है। इसकी कमी से करीब करीब 200 करोड़ लोग दुनिया में प्रभावित हैं। और कमी होती कैसी है? बढ़ती उम्र के साथ। हमारे अगर पेट में कोई समस्या है, कोई आदमी अल्कोहल या शराब लेता है, चीनी ज़्यादा खाते हैं, मानसिक तनाव है, या कोई इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर में, तो ये सब चीज़ें जो है जिंक के लेवल को प्रभावित करती है। अब इससे होता क्या है? सबसे पहले हो सकता है कि पेशेंट को भूख लगना कम हो जाए, एनोरेक्सिया जिसको कहते हैं। या एक इंसान जिसको हम आमतौर पे देखने में लगता है कि इसको कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं चलता हूँ तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। उसमें भी हमें उसका ब्लड का जिंक लेवल टेस्ट कराना चाहिए। हमारे मुंह में और आंतों में अल्सर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। छोटे बच्चों में स्पेशली दस्त लग जाते हैं अगर जिंक की कमी होगी। जो लोग ज़्यादा होल सीरियल या साबुत अनाज और ब्राउन राइस खाते हैं, उन लोगों में क्या होता है कि फाइटिक एसिड इन दो चीज़ों में होने के कारण जो है जिंक का एब्जॉर्प्शन, जो हमारे आंतों से खून में आने की को वो रोकता है। तो फाइटिक एसिड क्या करता है, होल सीरियल और ब्राउन राइस में होता है और जिंक की एब्जॉर्प्शन में रुकावट बनता है। फिर आपने देखा होगा यंग लोगों में स्पेशली छोटे छोटे मुहासे हो जाते हैं चेहरे पे, बालों का एक साइड से कुछ हिस्सा उड़ जाना, इसमें भी जिंक की कमी होने की संभावना होती है। और जैसा मैंने अभी बताया आपको कि थायमस ग्लैंड होता है जिसमें से कि टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। तो टी सेल्स जब जैसी जिंक की कमी होगी तो टी सेल्स की भी कमी होगी और हमें इन्फेक्शन होने के चांस हैं, वुंड हीलिंग में डिस्टर्बेंस करेगा। सीरोटोनिन और डोपामिन का मैंने बताया कि ये हार्मोन्स को बनने में मदद करता है। अगर कम होगा तो आदमी को नींद ठीक से नहीं आएगी, वो कहेगा मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सोने जाता हूँ मुझे नींद नहीं आती है। तो हमें शक होना चाहिए कि हाँ जिंक का इसका ब्लड लेवल कराना चाहिए। फिर मानसिक तनाव जब होता है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, ये जिंक की कमी से होता है। अब हम आते हैं आंखों पर। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये है कि आंखों को अगर हमने सेंटर से काट दिया तो इस तरह की पिक्चर बनती है। ये आगे का हिस्सा है कॉर्निया, पुतली, और ये पीछे का हिस्सा है जो नस है। ये है लेंस जो प्राकृतिक बनता है। तो लेंस में मोतियाबिंद उम्र के साथ साथ सभी को आता है, लेकिन यदि जिंक की कमी होगी तो ज्यादा जल्दी आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया जैसे ये पर्दा है हमारा जिसको हम रेटिना कहते हैं, इसमें विटामिन ए जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और उसमें जो कलर इमेजेस होते हैं और जो रात में देखने की क्षमता होती है वो रेटिना में पिगमेंट्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो विटामिन ए को जो है यहाँ पर एक्टिवेट करता है जिंक। अगर इसकी कमी होगी तो हमें रात में देखने में दिक्कत हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि भारत में ही करीब 8 करोड़ लोग जो हैं वो डायबिटीज से प्रभावित हैं और 2.5 करोड़ लोग करीब करीब उसके कगार पर हैं। तो डायबिटीज की वजह से एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि शरीर में जितनी भी खून की नलियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, माइक्रो एंजियोपैथी। माइक्रो एंजियोपैथी होती क्यों है? अगर शुगर का लेवल बढ़ता है और एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है। तो जिंक ये दोनों चीजों में मदद करता है। ग्लूटाथायोन मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें कमी आ जाएगी और इंसुलिन का जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि सेंसिटिविटी उसकी कम हो जाती है। उसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में इंसुलिन तो है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। और इसीलिए जब लोगों ने जांच किया तो ये पाया गया कि जिन लोगों को शुगर होने वाला या है उन लोगों में जिंक की मात्रा खून में आम आदमी की तुलना में काफी कम है। तो डायबिटीज की वजह से ये पर्दा प्रभावित होता है और इसमें हो जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब डायबिटीज की वजह से रेटिना का पैथी यानी बीमारी। अब इसमें दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। शुगर लेवल अगर ऊपर बढ़ेगा तो हमारी ये नलियां कमजोर होगी और पर्दा प्रभावित होगा। जब जिंक की कमी होगी तो शुगर भी बढ़ने की संभावना है क्योंकि इंसुलिन बढ़ेगा और एंटीऑक्सीडेंट भी कम होगा। अभी हमने ये पाया कि जिंक की कमी से क्या क्या हो सकता है। ब्लड ग्लूकोज, प्री डायबिटिक्स जिनको शुगर होने वाला है उन लोगों में देखा गया कि उनके जो खून में है उस जिंक की कमी होती है। HbA1c, लिपिड और इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये तीनों में ये इंप्रूवमेंट कर सकता है। अब आते हैं इसके प्रमुख स्रोत। जिंक का जो प्रमुख स्रोत है वो एक एनिमल फूड है। एनिमल फूड मतलब जो हमें पशुओं से मिलता है, जैसे ऑयस्टर्स सबसे रिच सोर्स है, क्रैब्स, रेड मीट, फिश यानी मछली, अंडा। प्लांट्स हैं जो उसमें से जो है सबसे मुख्य स्रोत है पंपकिन सीड्स या कद्दू के बीज। दूसरा आता है काजू, फिर फ्लैक्स सीड्स जिसको कि हम तीसी या अलसी भी कहते हैं, मूंगफली या ग्राउंडनट कहते हैं, उसमें भी होता है। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो भी प्लांट्स के सोर्सेज हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी एनिमल सोर्स की तुलना में कम होती है
और एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई कि होल ग्रेन और ब्राउन राइस जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसमें फाइटिक एसिड होने के कारण हमारे खून के अंदर जो है जिंक की मात्रा कम पहुंचती है। अब यदि किसी को जिंक की कमी है तो हमें इसको सप्लीमेंट कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप डॉक्टर की गाइडेंस के बिना ना करें। एक जनरल फॉर्मूला होता है कि कॉपर और जिंक दोनों इकट्ठे दिए जाते हैं और उनका रेशियो होता है 10:1, 10:1। इसका मतलब 10 हिस्सा कॉपर, 1 हिस्सा जिंक। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि जिंक जो कि हमारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, उसका हमारे शरीर में क्या रोल है, आंखों में क्या रोल है, उसकी कमी से शरीर में, आंखों में क्या हो सकता है, उसके स्रोत क्या हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।